नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार, क्योंकि सिलेक्शन यहां पर सर्वोपरि है। बात करेंगे दोस्तों इस सेशन पे, इस क्लास पे, इस प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में 20 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए, क्या आप तैयार हैं? क्या आप दोस्तों इन 20 प्रश्नों का फीडबैक देने के लिए तैयार हैं, स्कोर करने के लिए तैयार हैं? क्या वाकई में 20 में से 15 प्लस स्कोर करके वाकई में आप जीनियस बनना चाहते हैं, अपने तैयारी को और बेटर करना चाहते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट को आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। बाल विकास प्रैक्टिस सेट नंबर 23 की बात करेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, जीन पियाजे जी के अनुसार संज्ञान प्रक्रिया का वर्णन स्पष्ट करता है। सभी प्यारे मित्र जानते हैं जीन पियाजे जी, पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहल वर्ग यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको मनोविज्ञान का प्लेलिस्ट मिलेगा, हर एक क्लास, हर एक मनोविज्ञानी का चैप्टर वाइज विद कंसेप्ट विद क्वेश्चन आपको सेशन मिल जाएगा। तो प्रश्न हमारा यह दोस्तों कि पियाजे के अनुसार संज्ञान प्रक्रिया का वर्णन स्पष्ट करता है। यानी जो पियाजे जी ने संज्ञान प्रक्रिया दिया है, तो वह प्रक्रिया जो है किसका वर्णन स्पष्ट करता है? संज्ञानात्मक विकास से आरंभ होकर वयस्कता तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से यह संज्ञानात्मक विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक एक क्रमिक और वही प्रक्रिया से, या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है कि जीन पियाजे जी के संज्ञान प्रक्रिया का वर्णन आपका ऑप्शन बी और ए दोनों करते हैं, अर्थात हमारा ए व बी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र जानते हैं जीन पियाजे जी द्वारा जो है प्रतिपादित संज्ञान प्रक्रिया का वर्णन संज्ञान जो व्यक्ति और वातावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया द्वारा समावेशीकरण और समंजन के फलस्वरूप होता रहता है। यह स्पष्ट करता है कि संज्ञानात्मक विकास जन्म से आरंभ होकर वयस्कता तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और इस सिद्धांत में यह भी बताया गया है कि संज्ञानात्मक विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक एक क्रमिक अवरोही क्या है? अवरोही नहीं, आरोही प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। अब आइए देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है? मानव व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए मूल प्रवृत्ति के संप्रत्यय का सर्वप्रथम उपयोग किया विलियम जेम्स ने, मैकडूगल ने, जीन पियाजे जी ने, पावलोव ने। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, अपना अपना फीडबैक, अपना अपना ओपिनियन बताएंगे और जीनियस बनेंगे। क्योंकि कोई भी दोस्तों महान व्यक्ति सफलता वहीं मिलती हमें जब हम लगातार प्रयास करते रहें। एक ही बार से सफलता नहीं मिल जाती है, प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी जारी रखिए और सपनों को पूरा करने का रास्ता बनाए रखिए। मानव व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए मूल प्रवृत्ति के संप्रत्यय की जब भी बात करते हैं, हम बात करें विलियम जेम्स की। जी हाँ, मानव व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए मूल प्रवृत्तियों का संप्रत्यय किसने दिया? तो मूल प्रवृत्तियों का संप्रत्यय हम बात कर रहे हैं सर्वप्रथम विलियम जेम्स ने दिया। नोट करें, हर एक क्वेश्चन, हर एक सेशन लाजवाब है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। तीसरा प्रश्न लाजवाब प्रश्न आ चुका है कि वर्ष 1949 में प्रकाशित देयर इज मोर थियोनोन किंड ऑफ लर्निंग एक नामक अपने शोध में किस शिक्षा शास्त्री ने सीखने के 6 विभिन्न प्रकारों को वेद किया? शायद ये क्वेश्चन आप पहली बार रीड कर पा रहे हो। क्वेश्चन अच्छे तरीके पढ़ें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे संभावित प्रश्न है और एक लेवल अप मिलेगा हर एक क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कंपटीशन हाई होता जा रहा है, तो क्वेश्चन भी आपको हाई मिलेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो वर्ष 1949 में प्रकाशित देयर इज मोर थियोनन किंड ऑफ लर्निंग नामक अपने शोध में किस शिक्षा शास्त्री ने सीखने के 6 विभिन्न प्रकारों को विभेद किया? मैकडूगल शिक्षा शास्त्री, स्किनर शिक्षा शास्त्री, टोलमैन शिक्षा शास्त्री या पावलोव शिक्षा शास्त्री? तो आपका कमेंट होना चाहिए, टोलमैन की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, राइट ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे।
टॉलमैन ने ही अपने शोध पत्र में सीखने के 6 विभिन्न प्रकारों को उल्लेख किया। प्रश्न आ गया कि अपने शोध पत्र में सीखने के 6 विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किसने किया? आपका जवाब, आपका आंसर होना चाहिए टॉलमैन की बात करेंगे। जी हाँ। चौथा प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन को बढ़ने के पहले सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि टॉलमैन द्वारा प्रतिपादित सीखने के प्रकार हैं कैथेसिस एवं प्रणोद विभेद, तुल्यता विश्वास एवं पेशी प्रारूप, क्षेत्र प्रत्याशा एवं क्षेत्र संज्ञान ढंग या उपरोक्त सभी। आपका कमेंट आ चुका है, आपका फीडबैक आ चुका है। जब भी टॉलमैन के प्रतिपादित हमने बताया पिछले में कि 6 प्रकार बताए गए पिछले क्वेश्चन में कि टॉलमैन ने शोध पत्र में सीखने के 6 विभिन्न प्रकारों को उल्लेख किया है, जिसमें से 3 प्रकार हैं आपके कैथेसिस एवं प्रणोद विभेद, तुल्यता विश्वास एवं पेशी प्रारूप क्षेत्र और क्षेत्र प्रत्याशा एवं क्षेत्र ढंग। अर्थात यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 और बता देते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, कैथेसिस आपका तुल्यता विश्वास, क्षेत्र प्रत्याशा, क्षेत्र संज्ञान ढंग, प्रणोद विभेदन और पेशी प्रारूप। ये 6 प्रकार हैं, नोट कर लेंगे। जी हाँ, यहाँ से आपके 5-6 प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए कहते हैं यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। हर एक क्वेश्चन, हर एक सेशन लाजवाब है दोस्तों। जी हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए और सिलेक्शन का रास्ता आसान कीजिए। अधिगम के क्षेत्र में मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रतिपादित किया आपके कुर्ट लेविन ने, टॉलमैन ने, स्किनर ने, विने ने। नोट करें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जब भी हम अधिगम के क्षेत्र की बात करते हैं, अधिगम के एरिया की बात करते हैं, वो भी मनोविज्ञान सिद्धांत का प्रतिपादन की बात करते हैं, एक ही नाम आता है, कुर्ट लेविन की बात करेंगे, नोट करेंगे। अधिगम के क्षेत्र में मनोविज्ञान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कुर्ट लेविन ने अपनी डॉक्टरल शोध प्रबंध में क्षेत्र मनोविज्ञान से संबंध में प्रस्तुत किए गए विचारों के आधार पर कब किया था? 1917 में किया था। ध्यान दीजिएगा। 6वां प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। आपका कमेंट, आपका ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में सभी प्यारे मित्र बताएंगे। जी हाँ, सभी प्यारे मित्र बताएंगे, कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, अपने सपने को साकार करना। जायसवाल सर सभी को नमन, वेलकम, अभिनंदन करते हैं। 6वां प्रश्न है, संप्रत्यय निर्माण प्रक्रिया का प्रथम सोपान आपका विश्लेषण है, तुलना है, अवलोकन है, पृथक्करण है। तो भैया सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। कमेंट आ चुका है। संप्रत्यय निर्माण प्रक्रिया का प्रथम सोपान, जब भी बात करते हैं सोपान का कई सारे होते हैं, लेकिन जब प्रथम सोपान की बात आती है हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, अवलोकन की बात करते हैं। नोट करेंगे। जी हाँ, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान अवलोकन होता है और संप्रत्यय निर्माण के इस सोपान में बालक अनेक वस्तुओं अथवा परिस्थितियों के विभिन्न गुणों का विश्लेषण कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आ सकता है दोस्तों, क्या है कि बालक जो है अनेक वस्तुओं या परिस्थितियों के विभिन्न गुणों का विश्लेषण संप्रत्यय निर्माण के किस सोपान में करता है? तो संप्रत्यय निर्माण के प्रथम सोपान अवलोकन में करता है। ध्यान दीजिएगा। 7वां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, सिलेक्शन वाला प्रश्न, संभावित प्रश्न कि सीखने में पलायन किस पर आधारित होता है? आपके सकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित होता है, नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित होता है, या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए सभी प्यारे मित्र जानते हैं सीखने में पलायन मतलब ये समझ लीजिए, कोई भी बच्चा आपके क्लास में आता है, बच्चा एडमिशन लेता है और बच्चा पढ़ता है, लेकिन फिर वो बच्चा एडमिशन फिर क्या नहीं आता है, कहीं और नाम कटवा लेते हैं, कहीं कुछ भी दूसरे जगह जाता है, मतलब बच्चा संतुष्ट नहीं है, मतलब बच्चे को सीखने में पलायन कर रहा है। तो क्या कहलाएगा? यह नकारात्मक पुनर्बलन कहलाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप स्वयं सोचिए जब आप अध्यापक नियुक्त होगी, अब आप अध्यापक बनेंगे तो बाल विकास का एक एक क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। देखिए उदाहरण में अगर हम ये देख लें कि विद्यालय में बालक को भय का वातावरण या अथवा कठोर दंड दिया जाए तो वह विद्यालय से दूर बनाने लगता है, यही नकारात्मक पुनर्बलन कहलाएगा। 8वां प्रश्न क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन का जन्म माना जाता है। देखिए अभिक्रमित अनुदेशन, ये नाम तो सभी परिचित होंगे सभी प्यारे मित्र। जी हाँ, अभिक्रमित अनुदेशन का जन्म जो माना जाता है वह क्लासिकल कंडीशनिंग से माना जाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग से, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम से, या इनमें से कोई नहीं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक नीचे कमेंट करना है। आज के सेशन में, इस सेशन में, इस प्रैक्टिस सेट में टॉप 20 में से आपका स्कोर क्या है? तो अभिक्रमित अनुदेशन का जन्म दोस्तों ऑपरेंट कंडीशन से माना जाता है। जी हाँ,
9वां प्रश्न देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझ लेना है। सही युग्म को बताना है कि सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके मनोवैज्ञानिक है, एक तरफ विषय वस्तु दी गई है। यानी स्किनर ने किस पर खोज किया? चूहे पर खोज किया। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर प्रयोग किया। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। कोहलर ने कबूतर दे दिया। तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे कोहलर ने कबूतर नहीं किया था। कबूतर का प्रयोग किसने किया था? सभी लोग जानते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? बीएफ स्किनर की बात कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक कोहलर ने सीखने के सूझ सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसने अपने मनोवैज्ञानिक परीक्षण सुल्तान नामक वन मानुष पर किया। तो देखिए, कोहलर ने सुल्तान नामक वन मानुष पर किया था। अगर यहाँ पर सुल्तान होता तो सभी सही हो जाते, लेकिन यहाँ पे कबूतर दे दिया गया। ठीक है, कबूतर पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण बीएफ स्किनर ने किया था, जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किस पर? कबूतर पर प्रयोग कर किया था। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बीएफ स्किनर ने किया था। 10वां प्रश्न आ चुका है कि जीन पियाजे जी ने अपने सिद्धांत में किन पदों पर विशेष बल दिया है? अनुकूलन एवं सामधारण पर, संरक्षण एवं संगनात्मक संरचना पर, मानसिक क्रिया पर या उपरोक्त सभी पर। सभी प्यारे मित्र नीचे कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जीन पियाजे जी ने अपने सिद्धांतों में किन पदों पर विशेष बल दिया है? देखिए, जीन पियाजे जी की जब भी पदों की बात करते हैं, देखिए जीन पियाजे जी बहुत ही महान मनोवैज्ञानिक हैं और इनका बाल विकास में बता देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा योगदान है। 40% इनका नाम आता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जीन पियाजे जी अपने सिद्धांत में अनुकूलन एवं सामधारण पर बल दिया है, संरक्षण एवं संगनात्मक संरचना पर भी बल दिया है और मानसिक क्रिया पर, अर्थात डी ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और भी एक है आपका अंतिम अवस्था। ठीक है, यानी सीखने के वक्त की विशेषताएं कौन सा है? पहला है सीखने में उन्नति, दूसरा है प्रारंभिक अवस्था, तीसरा होता है मध्य अवस्था और चौथी होती है अंतिम अवस्था। 11वां नंबर प्रश्न आ चुका है। हम भी जब भी गार्डनर की बात करते हैं तो आईक्यू बुद्धि की बात सभी लोग जानते हैं। गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 7 प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार बताए हैं, 6 प्रकार बताए हैं या 5 प्रकार बताए हैं? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, जितने आपने बीएड डीएड में तैयारी की है, आपने डिप्लोमा में, वाकई बता देता हूँ दोस्तों, अगर बीएड डीएड में बेहतरीन अगर तैयारी कर लेते हैं तो बाल विकास का चैप्टर 50 से 70%, 50 से 70% तक वहीं क्लियर हो जाता है। और ये प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासेज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सिलेक्शन पाने के लिए, क्योंकि प्रिपरेशन जितना ज़्यादा होगा, आपका जो माइंड का स्टोर है, वह लेवल है, वो ज़्यादा होगा। जब लेवल आपके सोचने की क्षमता ज़्यादा होगी तो फिर आपको भैया कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन के लिए। तो गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? सभी लोग जानते हैं। हम बात कर रहे हैं 7 प्रकार की, वही प्रकारों की भी बात करेंगे। सभी प्राणियों के पास कम से कम 7 भिन्न भिन्न बुद्धियां होती हैं। आज जान लीजिए, किसने कहा था? गार्डनर के बहुवादी दृष्टिकोण के अनुसार इन्होंने कहा कि सभी प्राणी के पास, सभी व्यक्तियों के पास कम से कम 7 भिन्न भिन्न बुद्धियां होती हैं। और ये 7 बुद्धियां हैं: भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, संगीतिक बुद्धि, शारीरिक गतिक संवेदी बुद्धि, आपकी अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि या आपको कह सकते हैं आंतर व्यक्तित्व बुद्धि। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जी हाँ, जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। जी हाँ, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक ने अधिगम की कितनी कोटियां बताई हैं? कोट, ध्यान दीजिएगा, पहनने वाला कोट नहीं, कोटियां की बात करेंगे। ठीक है, 8 प्रकार की, 5 प्रकार की, 10 प्रकार की, 12 प्रकार की। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, सपोर्ट करते रहें टीटी परिवार को, अपने परिवार को। जी हाँ, मनोवैज्ञानिक ने अधिगम की कितनी कोटियां बताई हैं? आपका जवाब अगर कहता है 5 कोटियां बताई हैं, जिन्होंने 5 कमेंट किया है, बहुत बहुत सही कमेंट किया है। मैग्ने के अनुसार अधिगम की 5 प्रमुख कोटियां हैं: शाब्दिक जानकारी, बौद्धिक कौशल, संगनात्मक रणनीतियां और पेशी कौशल, और 5वां है वृत्तियां। किसके अनुसार? मैग्ने के अनुसार। नोट कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जरूर जुड़ें दोस्तों, नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करें, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, लिंक आपको दे दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों फेसबुक पेज से जुड़ें, आपको नोट्स पीडीएफ फाइल मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा, एमसीक्यूज वगैरह। और इंस्टाग्राम पर भी जायसवाल सर अपने टीटी परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर को जरूर फॉलो करें। जी हाँ, 13वां प्रश्न आ चुका है कि मैग्ने ने बौद्धिक कौशलों के लिए अधिगम कृतकों में जटिलता के अनुसार कितने स्तर में वर्गीकृत किया है? 4 स्तरों में,
20 स्तरों में, 8 स्तरों में, 12 स्तरों में। कमेंट क्या कहता है आपका कि मैग्ने ने बौद्धिक कौशलों के लिए अधिगम कथकों के जटिलता के अनुसार कितने स्तर में वर्गीकृत किया है? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं 8 स्तरों में वर्गीकृत किया है। और ये 8 स्तर कौन कौन से हैं? उद्दीपन, प्रत्यभिमान, अनुक्रिया उत्पन्न करना, प्रक्रिया अनुपालन, परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग, विभेदन हो गया, संकल्पना निर्माण हो गया, नियम विनियोग और आपका समस्या समाधान। ये 8 आपके कौन हैं? मनोवैज्ञानिक मैग्ने के अनुसार अधिगम को 8 स्तर में इन्होंने विभाजित किया था। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नोट करेंगे, कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे कि शिक्षक को विषय ज्ञान किस विषय से अधिक होता है? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं। दोस्तों शिक्षक की बात की जाती है, राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का होने वाला है। भावी अध्यापक अध्यापिकाओं शिक्षकों का होता है, एक टीचर का होता है। शिक्षक को विषय ज्ञान किस विषय से अधिक होगा? यानी अगर आपको चाहिए विषय ज्ञान, आप किस विषय से अधिक कर पाते हैं? विषय पर लेख लिखने से, यानी विषय पर अगर आप कोई लेख लिखेंगे तब आपको विषय ज्ञान का अधिक ज्ञान हो जाएगा, ठीक है? या किताबों लिखने से होगा, या छात्रों को ट्यूशन देने से होगा, या अपने विषय से संबंधित साहित्य पढ़ने से होगा। तो किससे होगा? ये क्रिएटिव क्वेश्चन कहलाते हैं और इस टाइप के प्रश्न ज़्यादातर आजकल पूछे जा रहे हैं। शिक्षक को विषय ज्ञान किससे विषय से अधिक होगा? देखिए सभी के अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन जो आपके टीटी परिवार टीटी एग्जाम का ओपिनियन है कि अपने विषय से संबंधित साहित्य पढ़ने से, कोई भी आप मैथ्स, इंग्लिश, ठीक है, सोशल साइंस, साइंस, ठीक है, जियोलॉजी, जितने भी आपके हैं, हिस्ट्री से हैं, तो अपने विषय से संबंधित साहित्य पढ़ना अनिवार्य है। वह शिक्षक का क्या है, विषय ज्ञान किस विषय अधिक होता है? तो अपने विषय के संबंधित साहित्य पढ़ने से अधिक ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता जब भी बात करते हैं फ्रॉबेल, जॉन डीवी, वीएन झा, मैकडूगल। तो जब भी किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता की बात करते हैं हम फ्रॉबेल का नाम आ जाता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न स्क्रीन पर है कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, विने, ब्रूनर। देखिए सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं, जब भी हम बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत की बात करते हैं, नोट करेंगे ऑप्शन क्या जाएगा। हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, गिलफोर्ड की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? बुद्धि लब्धि बराबर यानी IQ बराबर MA ऑफ CA मल्टीप्लिकेशन 100, बुद्धि लब्धि बराबर CA ऑफ MA गुणे 100, बुद्धि लब्धि बराबर MA गुणे CA बटे 100। मतलब समझने वाली बात है, MA मतलब होता है मानसिक आयु और CA होता है मतलब वास्तविक आयु, करेंट एज, या वर्तमान में जो चल रही है उसकी मानसिक क्षमता, वो आयु पूछा जा रहा है। देखिए सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वह होता है, क्या होता है? MA ऑफ CA मल्टीप्लिकेशन 100। MA मतलब होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी को पता है एक IQ का प्रश्न जरूर आता है, यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 14 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? सभी प्यारे मित्र जानते हैं IQ बराबर क्या होता है? मानसिक आयु। तो बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष दी गई है, शारीरिक 10 दे दी गई है और मल्टीप्लिकेशन 100 कर देंगे, यानी एक जीरो से कट गया, 14 गुणे 10 कीजिए, उसकी क्या आ जाएगी? क्या निकालना है? बुद्धि लब्धि। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 140, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है दोस्तों, टर्मन ने कितनी बुद्धि लब्धि वाले बालकों को प्रतिभाशाली बालक माना? जी हाँ, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों का बुद्धि लब्धि होगा 120 के ऊपर, 140 के ऊपर, 110 के ऊपर, 125 के ऊपर। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जब भी हम प्रतिभाशाली की बात करते हैं, तो एक ही नाम आएगा, हम बात करेंगे 140 प्लस की बात करेंगे। जी हाँ, टर्मन के अनुसार 140 से ऊपर बुद्धि लब्धि वाले बालक को प्रतिभाशाली बालक माना जाता है। और इस प्रैक्टिस सेट का, इस सेशन का 20वां प्रश्न आ चुका है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, यदि कोई व्यक्ति अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाला होता है तो उसे व्यक्तित्व की किस श्रेणी में रखा जाएगा? नहीं, मान लीजिए आप अपने आप को कि आप जो ऊर्जा बल आपकी होती है वह बाहर की ओर आप लोग अभिव्यक्त कर देंगे,
या बाहर का व्यक्त करते हैं, आप लोग जो भी अपनी ऊर्जा है आप बाहर की ओर अभिव्यक्त करते हैं, तो आप जो जो है किस श्रेणी में आपको रखा जाएगा? अंतर्मुखी की श्रेणी में, बहिर्मुखी में, कलात्मक में या फेंकू व्यक्तित्व में रखा जाएगा? सभी प्यारे में ध्यानपूर्वक समझे। जो व्यक्ति जो है अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर व्यक्त करता है वह बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहलाता है। यानी कोई छिपाता नहीं है, वो चंचल प्रभाव का होता है और वही ज़्यादातर ज्ञानी माना जाता है, जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, इस प्रैक्टिस सेट में 20 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या है? क्या आपका स्कोर वाकई में 15 प्लस है? क्या आप वाकई में जीनियस बनने जा रहे हैं? तो कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिए। सभी प्यारे मित्रों का, सभी मित्रों का जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी का।